हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टू द NCERT कॉन्सेप्ट विच इज़ देयर इन द क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में बस NCERT के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, NCERT के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और पॉइंट वाइज पॉइंट, लाइन बाय लाइन सारे कॉन्सेप्ट्स और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो स्टे फोकस और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे है और क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रोसीड करती हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और किस तरीके से इनकी फॉर्मेशंस हुई हैं। तो अगर हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे हर चीज़ के लिए इट्स अ वेरी वेरी वाइटल, आई मीन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आप देखेंगे कि इनिशियली कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई थी तो उसका कॉमन नेम रखा जाने लगा एंड देन आफ्टर दे आइडेंटिफाई कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन तो मिलियंस एंड मिलियंस, तो उस करके फिर IUPAC कन्वेंशन आया एंड देन द नॉमेनक्लेचर एंड द स्टोरी इज ऑल देयर तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला पॉइंट है कि व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज़, तो आप देखेंगे कि बर्जीलियस करके पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का कहने का मतलब ये था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिराइव किया जा सकता है या उन्हीं से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे वोल्फर करके एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया डिफाइन कर लिया था। अब यूरिया हमको पता है, यूरिया इज बेसिकली NH2CO NH2। ये यूरिया मॉलिक्यूल है जिसको हमने किससे, अमोनियम साइनाइड से डिफाइन किया था आफ्टर हीट करके इसको प्रिपेयर किया था। तो ही वॉज द मैन जिसने पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसिस कर लिया। पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इन्होंने सिंथेसिस कर लिया। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी है बर्जीलियस की, उसको बहुत बड़ा थ्रस्ट लगा था एंड दैट थ्योरी प्रूव टू बी कोलैप्स्ड। ठीक है ना। तो उसके बाद से जो मॉडर्न ऑर्गेनिक की भाई व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, क्योंकि वाइटल जो हमारे पास फोर्स थ्योरी है वो कोलैप्स कर चुकी है। तो हम मॉडर्न थ्योरी में ये कहते हैं कि जिस भी स्पीशीज़ में हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो और कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग हो जिस भी स्पीशीज़ में, या इनके डिराइव्ड मॉलिक्यूल, इनको हम हमेशा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कैटेगरी के में लेके आते हैं। या ध्यान से रखिएगा, डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जिस स्पीशीज़ में कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो और कार्बन आपस में डायरेक्टली बॉन्डिंग हो या इनके डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स, इसको हम हमेशा ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट में नाउ अब देखो ध्यान से, ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो हर एक कार्बन जो होगा, कार्बन मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसका एक अपनी ज्योमेट्री होगी, एक अपना स्ट्रक्चर होगा। और क्लास 11th के 4th टॉपिक में आप देखेंगे जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि sp2 या sp3 इस करके या sp3d, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, या sp3d2, दे आर वेरी मच कंपेरेबली एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर्स की किसी भी स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा। तो हम देखेंगे कि जब भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, जैसे हम मॉलिक्यूल डिस्कस करें, मीथेन की बात करेंगे या इथीन की बात करेंगे, इथाइन की बात करेंगे, तो इनके साथ सर्टेन ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स का डिस्कशन किया जाता है। अब देखो, अगर मेरे पास मीथेन है, जैसे सपोज करो ये कार्बन सब जगह से सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन सब जगह से सिंगल बॉन्डेड है, तो ये हमेशा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब कि जो मीथेन है वो क्या हो रहा है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर इथीन है, अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे पास इस स्पीशीज़ को देखेंगे तो इथीन हमारे पास क्या होगा, डबली बॉन्डेड होगा। डबली बॉन्डेड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इथीन का मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो अगर किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड आने का मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और अगर हम इथाइन की बात करें, मतलब C2H2, मतलब ट्रिपल बॉन्ड
हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड के होने की वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। याद रखना जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, और इनका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड से बाइंडेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास लीनियर। लेकिन अगर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जैसे मीथेन है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो ये सारी चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको हम कंसीडर करेंगे। सो इन दिस वेरी पेज दे हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू अस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे, जब भी हम हाइब्रिडाइज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको ना कुछ और चीजों का सेंस देने की कोशिश करेगा। इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना भी ज्यादा उसके अंदर इस पूरे पेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ उसके हिसाब से उतना छोटा होएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या होता है बहुत ही टाइटली होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखोगे कि अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकाला जाए, है क्या। तो ये बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स है, इसको समझो कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास अगर ये 4 बाइंडेड, 4 इसके अंदर क्या है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है और इनकी बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड लेंथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया जी sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, जब भी हमारे पास बाइंडेड है तो sp3, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी चीज डबली बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया जी sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड है sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। सो दिस इज सर्टेन एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि s कैरेक्टर कितना है। तो अब देखो, जैसे सपोज करो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें जो परसेंटेज s कैरेक्टर है, इस स्पीशीज में परसेंटेज s कैरेक्टर है वो 25% ही हुआ ना भाई, 25% हुआ, क्योंकि 3 पार्ट p ऑर्बिटल का और 1 पार्ट किसका, s ऑर्बिटल का। अगर हम इसको कंसीडर करने की कोशिश करें, तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है 33.33%, क्योंकि क्या है 2 पार्ट p ऑर्बिटल का है और 1 पार्ट s ऑर्बिटल का है। अगर हम इसको कंसीडर करने की कोशिश करें sp हाइब्रिडाइजेशन को, तो इसमें जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो 50% है, हाँ कि ना। तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर s कैरेक्टर ज्यादा है, अगर s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस वेरी लाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो स्पीशीज sp हाइब्रिडाइज्ड है ना भाई, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो स्पीशीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस स्पीशीज का बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो भी स्पीशीज ट्रिपल बॉन्ड है उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पेज में आप देखोगे तो कोर कॉन्सेप्ट यही है। इसको एक बार ध्यान से, इन लाइंस को एक बार पढ़िएगा, थोड़ा सा वीडियो रोक के, और इसको एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना कि एस कैरेक्टर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अब कोई पूछता है कि भाई एस कैरेक्टर बढ़ाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ेगी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप देखोगे कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, और न्यूक्लियर के पास होता है भाई। एस ऑर्बिटल्स बेसिकली न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास जो भी ऑर्बिटल्स या जो भी शेल्स होते हैं ना, वो उसको बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या कर पाता है, पुल कर पाता है। अगर कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के जितना पास जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, मतलब उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग लगेगा, और जितना दूर चलते चले जाओगे उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना कम होएगा। तो कहा यह है कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस को उतना पास है, तो जितना पास न्यूक्लियस के होएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि ये स्पीशीज में जो भी ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो न्यूक्लियस के उतना पास है। सो दिस गिव यू द सेंस, इसको बहुत ध्यान से देखना, दिस वेरी लाइन विल गिव यू एन नंबर ऑफ स्टफ। यहां पे आगे समझाया हुआ है कि दस कार्बन एटम हैव sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स जिसमें 50% s कैरेक्टर्स हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द पोजेसिंग sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है s ऑर्बिटल्स की वो क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर नीचे हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस आया, कोई भी चीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में प्रॉब्लम आई, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते हैं, जो इस पैराग्राफ में, इस
इन लाइंस में ये चीजें समझाई गई हैं, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा जरूर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन कि हमारे पास पाई बॉन्ड क्या होते हैं या पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस की बात की है। उसके बाद से इन्होंने एस ऑर्बिटल मतलब सिग्मा बॉन्ड की भी बात की हुई है, विल बी कंसिडरिंग दोस थिंग्स। तो पाई बॉन्ड की बात इन्होंने की हुई है, ध्यान से देखना कि 2 पाई ऑर्बिटल्स नेसेसरी, ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। 2 पाई ऑर्बिटल्स मतलब साइड वाइज ओवरलैप करने का मतलब कि आपको पता ही है कि जो पाई ऑर्बिटल होता है ना भाई, वो डबल डंबल शेप होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें समझाया गया कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, मतलब इस तरीके से डंबल शेप होता है। तो एक बार अगर इधर से ओवरलैप हो गया ना, मतलब एक बार ये ऊपर और इधर से ओवरलैप हो गया, तो दूसरा ओवरलैप करने के लिए क्या करना होगा, उसको सर्टेन एंगल लेना होगा ओवरलैप करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और वो अपने आप को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करते हैं टू ओवरकम द रिपल्शन। तो एक टू ओवरकम द रिपल्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो पी ऑर्बिटल है डबल डबल शेप है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में ओवरलैप करके बाइंड फॉर्मेशन करती है। अब जब दूसरा ऑर्बिटल उसके आसपास होएगा तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो उस रिपल्शन से ओवरकम करने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल इस तरीके से है, इफ सम ऑर्बिटल इज लाइक दिस, यू नो दे आर स्टैंडिंग लाइक दिस, तो दूसरा ऑर्बिटल अपने आप को एक स्पेसिफिक इंक्लाइन प्लेन पे रखने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से इंक्लिनेशन रखने की कोशिश करेगा, सो दैट दे हैव द मिनिमम रिपल्शन। तो इस करके यहां पे ये जो बात कही गई है, क्या कही गई है कि वो साइड बाई साइड ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई हैं कि हम देखेंगे क्या मैक्सिमम ओवरलैपिंग और मिनिमम। पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास कोई भी कार्बन और कोई भी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है जी, तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब ये कुछ ऐसे और कुछ ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कार्बन में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई होगा। एक हेड ऑन ओवरलैप होगा और दूसरा कुछ इस तरीके से साइड वाइज ऐसे ऊपर की तरफ ओवरलैप होगा। और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है ना जी, कार्बन में कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्डिंग, 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्डिंग। अब देखो अगर ये केस होएगा तो ये अगर पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा खड़ा तो दूसरा पी ऑर्बिटल सर्टेन इंक्लिनेशन प्लेन पे होएगा, सर्टेन इंक्लिनेशन प्लेन पे होएगा टू अवॉइड द रिपल्शन। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इनमें सिग्मा बॉन्ड कब होएगा, जब सिंगल बॉन्डिंग होगी। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्डिंग होएगी। दिस इज द थिंग दे हैव एक्सप्लेन्ड। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन पाई बॉन्ड लोकेटेड ओवर एंड अबव द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यहां पे देखेंगे, यहां पे दिस रिजल्ट्स इलेक्ट्रॉन बीइंग इजीली अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ द रिएजेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर पाई बॉन्डिंग है ना भाई, पाई बॉन्डिंग है, अगर हमारे पास पाई बॉन्डिंग है, अगर हमारे पास पाई बॉन्डिंग है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पाई बॉन्डिंग इस करके, ठीक है ना, तो पाई बॉन्डिंग है इस तरीके से ओवरलैप किया, तो ये क्या करते हैं, लेटरली एक तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ बना लेते हैं। पाई बॉन्डिंग में आप देखोगे ये ऊपर से इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, इधर से ओवरलैप करेंगे, तो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप करेंगे तो रिएजेंट्स, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है, तो कोई भी रिएजेंट, अब रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, रिएजेंट कैन इजिली अटैक ऑन दिस वेरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस करके क्या होता है कि जब भी पाई बॉन्डिंग बनती है ना, तो वो एक्सपोज टू रिएक्शन हो जाता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत जल्दी ले पाता है। इस स्लाइड में, इस पॉइंट में कहने का यही मतलब है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होएगा तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होएगा। हमेशा ऑलवेज टेक दिस थिंग वेरी 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 केयरफुली। अब मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने ड्रॉ किया आपके सामने बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। आप अपना टाइम लो और मेरे को ये बताओ कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। आप अपना टाइम लो और मेरे को बताओ कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। 1 मिनट।
अब देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग को देखो एक बार ध्यान से, बेंजीन रिंग को एक बार बेंजीन रिंग होता है। तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने 10th में पढ़ा हो तो बेंजीन कुछ ऐसा ही दिखता है। बेंजीन का फॉर्मूला बाय द वे क्या होता है? C6H6। तो बेंजीन रिंग कुछ ऐसा ही दिखता है। इसमें ऐसे 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 बॉन्ड हो गया और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एडजेसेंट लेवल पे पाई बॉन्ड अगर यहाँ होएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा। और बाकी हाइड्रोजन कहाँ है? तो हाइड्रोजन हमारे पास, सारे के सारे हाइड्रोजन कहाँ पे हमारे पास? बाहर हैं। तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सारे के सारे क्या है हमारे पास? बाहर हैं। सारे के सारे हमारे पास दीज थिंग्स आर रियली इस तरीके से मेंशन है। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। तो पहली चीज की पाई देख लो ना, 1 2 3। तो पाई बॉन्ड तो कितना है जी? 3 ही तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पाई बॉन्ड कितना है? 3 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा देखेंगे, पहले बाहर के सारे बॉन्ड को कैलकुलेट करो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस अंदर के बॉन्ड को कैलकुलेट करो। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, तो टोटल 12। तो इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होएगा वो कितना होगा? 12। और पाई बॉन्ड कितना होगा? 3। तो किसी का 3 और 12 आंसर आया होगा। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इसको कि हमारे पास पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आई थिंक वी मेड अवर पॉइंट क्लियर। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे, किस तरीके से। तो पहला मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस अभी आ सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, उसको सीख लेंगे। लेकिन पहले इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या है? ए मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या है? धीरे धीरे इसका नॉमेनक्लेचर भी करना है। अभी तो मैं ये मॉलिक्यूल बोल रहा है, लेकिन जब भी हम बोलेंगे आगे चल के तो वी विल बी नॉमेनक्लेटिंग दिस मॉलिक्यूल। ऐसे ए मॉलिक्यूल बोल के कभी भी हम नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बुरा मान जाएंगे। नाउ कार्बन और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन, फिर यहां पे हाइड्रोजन और फिर CH3, सब ऐसे वी हैव डिस्कस दिस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया। ईच एंड एवरी केस में बहुत ध्यान से देखो कि कार्बन की वैलेंसी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुई है भाई। अगर इस कार्बन को भी कंसीडर करो तो 1 2 3 एंड 4, 4 ही बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को भी कंसीडर करो तो कितना? 1 2 3 एंड 4। किसी भी कार्बन को कंक्लूड करो ना, इस कार्बन को लो तो कितना? 1 2 3 एंड 4। सारे कार्बन की वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब कि इस कंडेंस्ड फॉर्म से जो हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाया वो सही है। अच्छा, ये हाइड्रोजन है भाई, इसको N मत मान लेना, N मत मान लेना, क्योंकि आप भी टीचर हो जाओगे और जब हाइड्रोजन लिखना हो तो कई बार ऐसे आ जाता है। पर ऑलवेज कंसीडर दिस इज हाइड्रोजन। प्लीज बेयर विथ मी, अगर ये गलती आपको, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई वोंट बी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि अब हाइड्रोजन आपके लिए थोड़ा ढंग से बनाओ, पर दे आर हाइड्रोजन। तो ना अगर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो अब देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास? ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे हुआ, प्लस अब ये पाई और इस कार्बन में भी एक क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे हो गया। फिर इस कार्बन और इस कार्बन में भी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस कार्बन और इस कार्बन में भी एक ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन में कितना है जी? कार्बन और कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड? तो 1 2 3 4, कितना है? 4। और फिर सिग्मा बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन में कितना है जी? हाइड्रोजन और कार्बन में कितना है? तो कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6। फिर से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे सिग्मा बॉन्ड तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 4 + 6 विच इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना होगा? देखो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास कार्बन और कार्बन में 4 है और कार्बन और हाइड्रोजन में हमारे पास कितना है? 6 है। टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 10 होएगा। उसके बाद से अगर हम कंसीडर करें पाई बॉन्ड के बारे में, तो अगर हम बात करेंगे कितना पाई बॉन्ड है इसमें, तो पाई बॉन्ड कंसीडर करो, बहुत ध्यान से देखो पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जनरली कार्बन और हाइड्रोजन में तो होता ही नहीं है। दिस इज द पॉइंट विच यू शुड बी वेरी मच क्लियर फॉर, क्योंकि कार्बन और कार्बन में हमेशा क्या होता है? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का, तो वो सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, सिंगल बॉन्ड ही होते हैं जी। अगर हम इसमें पाई की बात करेंगे तो कितना पाई है जी? यहाँ पे
ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कितना पाई होता है, 2 पाई होता है, और ये डबल बॉन्ड है, इसमें कितना पाई होता है, 1 पाई। तो टोटल पाई की बात करेंगे तो कितना होगा, 3 पाई। कितना होगा, 3 पाई। देखो यहां पे भी समझाया गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना है, 2 है। तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई हो गया कि नहीं हो गया। वी मेड अवर पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, या सॉरी ये वाला क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन, इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये मॉलिक्यूल को दोबारा खोल के ड्रॉ करता हूं भाई, इट इज लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद से फिर डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमारे पास सी, ये है हमारे पास, ठीक है। देखो सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, क्लियर है। अब अगर हम इसमें बात करें कि कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो पहले पाई कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई जी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक यहाँ पे पाई और एक यहाँ पे पाई। और सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4 5 6 और प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6। अब उसके बाद से इसमें कितने हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया जी, 9 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो वही आंसर आपको मैच करने को मिलेगा। हमारे पास पाई कितना है, हमारे पास कितना है, पाई 2 है, और सिग्मा बॉन्डिंग कितनी है, तो कार्बन कार्बन में 3 और कार्बन हाइड्रोजन में 6, तो टोटल ऐड करेंगे 3 और ये, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है, तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को करना है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद करने की कोशिश करना। हमारे पास क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऑलवेज हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, अगर ये कार्बन सब जगह से सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, मैंने पहले भी बताया था। अगर कार्बन कहीं से भी ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ऑलवेज हैव दीज अंडरस्टैंडिंग्स, हमेशा ये चीज दिमाग में बना के रखना, क्लियर है, हमेशा ये चीज दिमाग में बना के रखना, ठीक है। नाउ देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन कंपाउंड, अब हमारे पास क्या है, कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और एक Cl है, एक Cl भी सिंगल बॉन्ड करता है, 17 ग्रुप मेंबर, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे, तो ये सब जगह से सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। उसके बाद से अब हम बात करते हैं बी वाला मॉलिक्यूल, क्या, बी वाला कंडेंस्ड फॉर्म पहले लिख देता हूं, क्या है, CH3, ये ट्वाइस है, CH3 ट्वाइस है, CO है। तो इस मॉलिक्यूल को देखें तो C डबल बॉन्ड और यहाँ पे मेरे पास CH3 और यहाँ पे मेरे पास CH3। तो अगर ये कार्बन क्या है, डबली बॉन्ड है तो sp2 हो गया, और ये कार्बन क्या है, हर जगह से सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3। मेकिंग माई पॉइंट, क्लियर है। अब इस स्टेज पे क्या है, 11th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस स्टेज में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस स्पीशीज की वैलेंसी क्या है और कितना बॉन्ड बना रहा है। ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन है जी, तो वो सिंगल बॉन्ड करेगा, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड करेगा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है साइनाइड, तो वो क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड करेगा। अगर ये सेंस नहीं है ना भाई, तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए ना ये डेवलप करना है, जब भी पढ़ो पीरियोडिक टेबल को सामने लेके पढ़ो, वो कुछ कह रहा है आपसे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग, नहीं तो काम दिक्कत देगा आपको, ठीक है। तो अब ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने आंसर को कि क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, इसको देखेंगे। तो आंसर बी की बात करते हैं, तो आप देखो कि क्या है, एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन इसने बताइए, दूसरे कार्बन के नहीं बताइए, एक का हमारे पास sp3 कर दिया और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है इसने sp2 कर दिया है। तो इसमें ये जो 2 कार्बन है, ये भी कार्बन हर जगह से सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए इसका sp3, ये भी कार्बन हर जगह से सिंगल बॉन्डेड है, sp3। सिंगल बॉन्डेड मतलब समझ रहे हो ना जी कि sp3 मतलब ये CH3 है, ये CH3 हर जगह सिंगल बॉन्ड, और ये ऊपर जाके इस कार्बन से ये वाला कार्बन इस तरीके से अटैच्ड है ऊपर से। तो क्लियर रहना चाहिए ये, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्लियर है। नाउ आगे देखेंगे, एक और इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। मॉलिक्यूल C, क्या है ये मॉलिक्यूल, CH3
और फिर इसके साथ क्या है CN, हमेशा याद रखना नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड करता है, तो क्या मेरे पास CH3 का स्ट्रक्चर बना, तो ऐसे हमारे पास 3 हाइड्रोजन और उसके बाद से मेरे पास फिर कार्बन है और फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो इस केस में भी सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ये कार्बन है 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन है 3 इधर और 1 इधर बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब मैंने वो ट्रिक जो बताई थी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली, वो सारी चीजें, तो अब यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है sp2 सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना, केमिस्ट्री में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हमारे पास ये सारी चीजें, इनको ध्यान से देखना। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है और शेप के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसके लिए थोड़ा आपको केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। अब हमारे पास क्या है, जैसे ये केस है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास H और H, ये वाला मॉलिक्यूल ये है, तो भाई ये कार्बन क्या है sp2 ही तो है, तो देखो ये तो समझ में आ गया sp2। अब याद रखना है sp2 जो है ना वो केमिकल बॉन्डिंग में ये सीखोगे ट्राइगोनल प्लेनर होएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है ना कई बार आपके केमिकल रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने में, उसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो स्ट्रक्चर भी ना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को दोबारा ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यही है ना मॉलिक्यूल ये, ठीक है। तो अब एक कार्बन हर जगह से क्या सिंगल बॉन्डेड है, तो जब ये सिंगल बॉन्डेड है तो क्या होगा sp3, क्लियर है। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप, क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप। अब ये देखो ये वाले मॉलिक्यूल को देखो एक बार, C वाले मॉलिक्यूल को, तो क्या है हाइड्रोजन, इसके साथ कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जो भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है वो क्या होता है ये होता है sp, क्या होता है sp। अब तो दीवारों को भी पता हो गया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ये क्या हो गया sp, ये क्या हो गया sp। जो भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा याद रखना लीनियर शेप, कोई भी आपको ही अगर कोई तीनों तरफ से बांध दे तो आप क्या हिल थोड़ी पाओगे, आप भी बिल्कुल ऐसे ही सीधे के सीधे रहोगे। सेम गोस कि अगर किसी कार्बन को 3 बॉन्डिंग इधर और इधर से कर दिया तो वो बहुत ज्यादा हिल नहीं पाएगा, तो वो लीनियर शेप में रहता है ना भाई। तो इस करके हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये पैराग्राफ आपको बताएगा कि कंप्लीट हमारे पास कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्लास 10th में ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, पर यहाँ पे ना थिंग्स आर बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन होता है, कार्बन के अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। कैटिनेशन का मतलब एक कार्बन दूसरे से बाइंडिंग, दूसरा कार्बन तीसरे से बाइंडिंग, तो वो बड़ा हो जाता है बहुत। तो इस करके अगर आप जब भी कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इट विल हैव अ लॉन्ग चेन, यू नो, और जब वो लॉन्ग चेन होएगी तो वी हैव टू कंसीडर दोस थिंग्स कि भाई कहानी कैसे है, किस तरीके से, तो इसको समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको हमें थोड़ा ध्यान से देना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाउएवर you can simplify by representing 2 electron covalent bond by dash। कैसे होगा, डैश से रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये डैश है, सिंगल बॉन्ड, डैश से रिप्रेजेंट करना होगा। ये पहले भी सीखते आए लेकिन अब इसको फॉर्मलाइज तरीके से पढ़ रहे हैं। सच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशंस, मतलब ये स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जैसे सपोज करो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दोनों आपस में बाइंड कर लिए, तो इसका मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड है ना जी, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इट विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ट्रू कार्बन इन्वॉल्वमेंट इन दिस वेरी डैश स्ट्रक्चर। अगर डबल बॉन्ड हुआ ना जी, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ जी, तो कितना होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सो ईच डैश, जो डैश है, जो भी यहाँ पे डैश है ना, दे विल टेल यू द स्टोरी ऑफ
कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये बहुत ध्यान से देखना है। वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर। अब यही चीज मैंने आपको पहले बता दी कि सिंगल डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड, डबल डैश रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट करेगा ट्रिपल बॉन्ड। लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन हेट्रस एटम्स, हेट्रो एटम्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हैलोजन्स हो गया, मे बी नॉट शोन दोज। अब जैसे क्या हेट्रो एटम्स का मतलब क्या है, कार्बन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन में ये चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये क्या, चारों इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कोई लोन पेयर नहीं बचता। लेकिन इन केस अगर मेरे पास कोई हेट्रो एटम्स है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर बाइंडिंग्स की OH के साथ और लेट सपोज कोई एक मॉलिक्यूल बना, तो इस पे 2 लोन पेयर बच जाता है। नाइट्रोजन पे बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 1 लोन पेयर बच जाता है। हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 3 लोन पेयर बच जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप पीरियोडिक टेबल से मिला लेना कि जब भी पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के साथ तो उस पे 2 लोन पेयर बचते हैं। अगर नाइट्रोजन पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसे NH3 कर लिया, तो उसमें 1 लोन पेयर बचेगा। और अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास हैलोजन है मतलब क्लोरीन, तो उसमें 3 लोन पेयर बचेगा। 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा ना पीरियोडिक टेबल का सेंस और एट द सेम टाइम केमिकल बॉन्डिंग का सेंस होना चाहिए जब ये टॉपिक आप शुरू कर रहे हो इनिशियली। बाकी तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको करनी है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ये स्ट्रक्चर बताएगा। अब यहाँ पे हमारे पास समझाया गया कुछ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सच स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट बाय द कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब इससे हम किसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। विल बी एग्जाम्पल कैसे क्या किस तरीके से होगा उसको हम अभी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जैसे इथेन है, तो इथेन है, फिर इथीन है, इथाइन है, मिथेनॉल है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इथेन है तो इथेन मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, एन मतलब एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमने क्या किया, हर जगह तुमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड। अब देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड ऐसे है ना, कार्बन पे यहाँ पे देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के वैलेंस शेल में, ठीक है ना। ईच बॉन्ड दे हैव रिप्रेजेंटेड सिंगल बॉन्ड से। अगर इथीन है तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या किया गया, बीच में कार्बन के देखो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया गया है ना। इथीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होना। तो मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे इस तरीके से। अब देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। इथाइन में क्या होगा जी, ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। और अगर मेरे पास मिथेनॉल है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मिथेनॉल मतलब ये कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन पे देखो मैंने बताया था ना 2 लोन पेयर बच जाएंगे, ये देखो दोनों लोन पेयर बचे। इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये लोन पेयर है, इसको ऐसे दिखा सकते हो, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हो भाई, यू कैन राइट दिस वेरी मॉलिक्यूल लाइक दिस, यू कैन राइट दिस वेरी मॉलिक्यूल लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच दे हैव शोन एंड रिप्रेजेंट टू अस। इसको हमें ध्यान से देखना, समझना और मेंशन करना है। तो जब भी हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन फॉर्म है। अब इसका एक हमारे पास क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा। कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, कैसे मेंशन करेंगे, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, इसको देखो। जैसे मेरे पास इथेन है, कंडेंस्ड का मतलब इसी मॉलिक्यूल को, क्योंकि बहुत जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना, तो उसको छोटा करके लिख लेना, टू मिनिमाइज द स्पेस। अब हर बार आप इतना लिखोगे, एग्जाम्स में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत टाइम लगेगा। सो वी हैव टू मिनिमाइज दिस स्पेस, इसको कंडेंस करना है। तो व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन कंडेंस, तो वो एक जनरल सेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, दैट इज जनरल वे। अब अगर मेरे पास इथेन लिखना है तो इथेन कैसे होएगा, CH3, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगर ओपन फॉर्मूला लिखता तो क्या लिखता, इसको ओपन करके लिखता तो यही तो लिखता, यही तो लिखता है इसको ओपन फॉर्मूला में। और कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका ये हो गया। उसी तरीके से इथीन है तो इथीन के लिए तुमने CH2 और इसका डबल बॉन्ड आपको मेंशन करना होगा। अगर इसका ओपन फॉर्मूला लिखता तो क्या लिखता है, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के भी बॉन्ड फॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, हाइड्रोजन के भी बॉन्ड फॉर्मेशन को आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। अगर इथाइन लिखता तो क्या लिखता, तो कार्बन हाइड्रोजन और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हमारे पास केस है, तो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर मिथेनॉल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, CH3OH। अब ये क्या है, ये ऐसे लिख सकते हैं और इसका कंडेंस्ड फॉर्म ऐसा है।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी स्पीसीज में अगर सिंगल बॉन्ड है तो यू डोंट हैव टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड फॉर्मेशन, आप इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो यू हैव टू शो द डबल बॉन्ड, रेस्ट सिंगल बॉन्ड को आप कंडेंस करके लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना होगा, रेस्ट आप इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स, ठीक है। तो सो फार आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसका आप हमेशा क्या रखेंगे अपने दिमाग में ध्यान। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक और तरीका आता है जिसको हम द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इसको देखेंगे लाइन मेथड से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन मेथड, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये वाला मॉलिक्यूल है ना, अब जैसे सपोज करो ये वाला मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, एक, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो इसको, ये जो मॉलिक्यूल है इसको कंडेंस करके हम क्या लिख सकते हैं भाई, CH3 और फिर क्या लिखा CH2, इसको होल ब्रैकेट में लो और 6 और CH3। समझ में आया कैसे लिखा? मतलब ये जो CH2 रिपीटिंग है ना, कितना रिपीटिंग है, 6 टाइम रिपीटिंग है, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 टाइम को लिख दिया। और ये टर्मिनल पोजीशन CH3 लिख दिया। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट वे ऑफ कंडेंसिंग द थिंग्स। अब ये तरीका कब काम आता है, जब आपके पास बीच में होमोजीनियस स्पीसीज, मतलब होमोजीनियस ग्रुप अटैच्ड हो। मतलब यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप अटैच्ड है। अगर यहीं पे कुछ और रहता तो ये कंडेंस्ड फॉर्म नहीं होता। अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये CH3 CH2, अगर यहाँ पे CHBr लगा देते, यहाँ पे CHOH लगा देते और फिर CH2 CH3 लगा देते, तो फिर इसका कंडेंस्ड फॉर्म आप लिखने में दिक्कत हो जाती है, आप लिख नहीं सकते। यहाँ पे इस करके लिख लिया क्योंकि सब स्पीसीज में हमारे पास क्या है, CH2 प्रेजेंट है, तो इस करके हैव रिटन इट। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कि भाई इतना लिखना पड़ेगा, तो एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया गया। ये बड़ा आसान है। अब देखो, ये इसका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है जिगजैग। अब देखेंगे ध्यान से, इस रिप्रेजेंटेशन में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इज नॉट शोन, ठीक है ना, एंड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन। जिगजैग फैशन दिखाया जाता है। द ओनली एटम स्पेसिफिकली रिटन आर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। मतलब हाइड्रोजीनियस एटम्स और फंक्शनल ग्रुप लिखने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ और नहीं लिखते हैं। टर्मिनल्स आर डिनोटेड बाय मिथाइल CH3, ठीक है ना। टर्मिनल जो पोजीशन होगी, जो लास्ट वाली पोजीशन होगी, वो मिथाइल CH3 ग्रुप होगा। और अगर कुछ और होगा तो वो इंडिकेटेड किया जाएगा कि उस पर अगर लास्ट पोजीशन है तो वो क्या है, ठीक है ना। while the line junctions denoted carbon atom bonded to an appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of the carbon atom, some of the, मतलब क्या है कि आपको कार्बन हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। इफ यू ड्रॉ समथिंग ना, तो इसका मतलब कि उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑटोमेटिकली उतने हाइड्रोजन रखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जितनी अभी बातें की हैं उसमें और क्लैरिटी आ सके। तो हमें ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मिथाइल ऑक्टेन। अभी जब फंक्शनल आईपैक नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करनी भी आ जाएंगी कि क्या है, लेकिन अभी के लिए तो ये देखना है कि 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। कितना ड्रॉ किया जी? 8। तो 1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कितना हो गया? 8। अब 3 मिथाइल है, मतलब 1 2 3, 3 पे मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप है, तो ऑक्टेन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? CH3 H2 H H2 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 और CH3। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से आपने वहां पे हाइड्रोजन को रख दिया, कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन को रख दिया और उसके हिसाब से उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो ये 3 मिथाइल ऑक्टेन हो गया। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना उसको ड्रॉ करोगे तो जिगजैग फैशन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब क्या है कि ये 8 कार्बन जैसे यहां से शुरू हो रहा है, तो ये फर्स्ट कार्बन यहां से जाएंगे यहां, और जैसे ही टर्न लोगे ना यहाँ पे एक कार्बन है, जैसे फिर ऊपर की तरफ टर्न लोगे तो यहाँ पे कार्बन, जैसे नीचे की तरफ टर्न लोगे तो यहाँ पे कार्बन है, जैसे ऊपर की तरफ टर्न लोगे यहाँ पे कार्बन, जैसे ये टर्न, आई मीन दिस वेरी जिगजैग फैशन। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, यू मिनिमाइज योर स्टफ, है कि नहीं? आपने मिनिमाइज नहीं कर दिया, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये कंसीडर किया कि कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि एज पर रूल हमने क्या सीखा है, एज पर रूल व्हाट वी हैव रेड और व्हाट वी हैव स्टडीड, कि भाई थर्ड पोजीशन पे जो टर्मिनल पोजीशन होगा वो CH3 ग्रुप होगा और कुछ और होगा तो मेंशन किया जाएगा।
तो इस चीज को थोड़ा रिपीट करके एक बार देखने की कोशिश करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 मिथाइल ऑक्टेन आपके सामने लिखा, यहां पे हाइड्रोजन कार्बन किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमने मेंशन किया। इसमें खास बात यह है कि जब आप एक टर्न ले रहे हो ना, ये टर्न CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्न CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्न यहां पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो CH ही रिप्रेजेंट करेगा। दिस टर्न रिप्रेजेंट दिस वेरी पोजीशन। ऑलवेज हैव दीज अंडरस्टैंडिंग। कार्बन की वैलेंसी तो मस्ट है, हम उसको किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते और कहीं पे भी कुछ नहीं कर। इसकी अंडरस्टैंडिंग जब आपके दिमाग में आ जाएगी ना तो आपको लगेगा कि यस या दिस इज रियली वेरी यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल आपके लिए हुआ है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, इसको देखो जरा ध्यान से, इसको देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है ये 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, क्या कह रहा है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ब्यूटेन का मतलब कितना जी, 4 कार्बन। ये नॉमेनक्लेचर में वैसे मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, अभी सीखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना। तो अब हमारे पास क्या फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमो बोलते हैं 2-ब्रोमो, और बाकी सारे कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे देखो कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन। मेकिंग माई पॉइंट। कई बार मैं CH3 इधर की तरफ लिख रहा हूँ, कई बार इधर की तरफ लिख ले रहा हूँ, ऐसे करके। तो ये एक ही चीज है, इसमें टेंशन नहीं लेना, मतलब दिस एंड दिस, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। वो जो बोलते हैं भाई CH3 बाहर की तरफ ले रहे हो या अंदर की तरफ, दिस इज नॉट लाइक दैट। तो थोड़ा इसको हमें ध्यान से देखना है कि कहाँ पे क्या है। कार्बन की वैलेंसी अगर कहीं पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर आप कार्बन की वैलेंसी, अदरवाइज द थिंग्स आर इन अ वेरी एप्रोप्रिएट वे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला स्ट्रक्चर है। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिगजैग वे में तो ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, एक ये पहला, फिर ऊपर कितना टर्न देखो ना जी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और सेकंड कार्बन पे क्या है, Br लगा हुआ है ना, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो वी आर मेकिंग आवर सेंस और नॉट कि हम किसी भी लाइन रिप्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को मिनिमाइज कर रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस वेरी मॉलिक्यूल इन अ मिनिमम वे, ठीक है ना, कंडेंस्ड फॉर्म में। इसी को जिगजैग उसमें बोलते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ऑलवेज हैव दिस कंसिडरेशन। देखो इसको वेरियस मेथड से यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई, और वही चीज इसको ड्रॉ किया हुआ है कि भाई ये पोजीशन पे CH3, जैसे यहाँ पे अगर ड्रॉ किया, अगर इसको लिखेंगे तो CH3, फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो CH, यहाँ पे Br लगा हुआ है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो CH2 है और CH3 है। जैसा उसने बताया था, हर टर्मिनल पोजिशंस पे आपको ये मेंशन होएगा। तो ऑलवेज हैव दीज थिंग्स कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना। नाउ नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टोरी। अब ये सारे रिप्रेजेंटेशन, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये साइक्लो मॉलिक्यूल है, साइक्लो मॉलिक्यूल है। साइक्लो मॉलिक्यूल में बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी कहानी है कि भाई साइक्लो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, आप सुनोगे तो हंसोगे भी, कि साइक्लो मॉलिक्यूल बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स की रिक्वायर्ड होती है। अब ये तो बेसिक सेंस है ना भाई, कि कभी भी 2 कार्बन से कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए भाई, 3 कार्बन चाहिए। तो CH2 CH2 CH2, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल। अब इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिक मॉलिक्यूल मैक्सिमम केस में आपको ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्म में ही दिखाए जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होगा जी, कैसे होगा, ये ऐसे 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 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। हर पोजीशन कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाइड, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। उसी तरीके से हमारे पास, अच्छा इसको हम बोलेंगे साइक्लो, और कितना कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि साइक्लो वर्ड सुपर प्रीफिक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइक्लो CYCLO, साइक्लो PROPANE। नॉमेनक्लेचर में सिखाऊंगा मैं। नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन है भाई, साइक्लोपेंटेन। अब ये साइक्लोपेंटेन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होएगा, आप 5 मेंबर वाला रिंग बना दो, 5 मेंबर वाला रिंग बना दो। ये देखो थोड़ा सा ट्विस्टेड है इस करके, मतलब मैंने ऐसे झोपड़ी बन, इन्होंने क्या बनाया, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, एंड दे हैव डन लाइक दिस। तो ये तुम्हारा साइक्लोपेंटेन क्या हो गया, साइक्लो CYCLO, साइक्लो PANTN, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन होएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और CH2 फिर CH2 यहाँ पे क्या हो गया, CH2, है ना भाई। दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। तो इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा ना, वो हमारे पास ऐसा होगा, साइक्लोहेक्सेन है ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है, इसके साथ क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये इसका हमारे पास क्या है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, क्लोरो CHLORO, क्लोरो CYCLO, साइक्लो HEXANE। टेंशन मत लेना, ये सारा नॉमेनक्लेचर मैं इजीली आपको कराऊंगा, समझाऊंगा, हमेशा ध्यान से रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट। क्या है हमारे पास, बस इस एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CO CH2 CH3, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड है, फिर इस कार्बन पे जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड, हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, फिर इस कार्बन पे जाएंगे तो याद रखना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हमारे पास CH ऐसा होएगा, एंड अगेन CH3 इज लाइक दिस। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, हमेशा क्या है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो आपको मेंशन करना है। ये स्ट्रक्चर यू ट्राई टू ड्रॉ दिस वेरी स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ, हमेशा ध्यान देके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, अगेन नाउ आई फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी रेलिवेंट एंड एट द सेम टाइम बहुत मेरे को लगता है कि ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें ध्यान से देखना होता है, ठीक है ना। हमें क्या क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है इस केस में क्या मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या करना है, ये फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं, इनको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से या बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से दिखाना है। अब ये स्ट्रक्चर मेंशन है आपके पास, इन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लाइन से, वो देखने वाली बात है। पहला स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखो, तो OH, फिर यहां पे क्या हुआ है, CH2, कितनी बार है जी, थ्राइस, 3, फिर बीच में क्या है, CH, और फिर इसके साथ एक CH3 अटैच्ड है, फिर बीच में CH है और इसके साथ एक CH3 अटैच्ड है, नहीं CH3 ट्वाइस है। आई फाइंड दिस थिंग वेरी रिलेवेंट, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे। पहले केस में क्या है, तुम्हारे पास हेट्रोजीनियस एटम है O, इसके साथ कितने टर्न, CH2 है ना, तो पहला CH2, दूसरा एंड तीसरा। आप देखो ना, CH2 को हम कैसे लेते थे, टर्न की तरह लेते थे ना, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर इस CH को रिप्रेजेंट किया गया, कितना हो गया, 1 2 3, और फिर इसके लिए एक और टर्न बनाया गया, CH3 यहाँ पे ड्रॉ किया। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन, CH3 हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे हो सकता है, तो CH3 के लिए आपने एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की, विच शुड बी देयर ऑन अ टर्मिनल पोजीशन। CH3 के लिए एक लाइन ड्रॉ की जो टर्मिनल पोजीशन, पढ़ा था ना हमने कि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे CH3 हो सकता है, फिर इसको ड्रॉ किया, फिर एक और CH आया। इस केस पे 2 CH3 अटैच्ड हैं, तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। देखो ये दोनों CH3 आ भी गए और ये CH वाला, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को भी हमने ड्रॉ कर लिया और इस मॉलिक्यूल को भी ड्रॉ कर लिया। ऑलवेज कंसीडर दिस, मैं बोल रहा हूं इसको ना दोबारा रोक के एक बार देखना जरूर कि क्या करने की कोशिश की गई है, और ना फॉर दैट वेरी सेक आपको हमेशा अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमेशा जो है ये वेरी मॉलिक्यूल इस करके है और इसका वैलेंसी कितना है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। अगर वो क्लियर है ना भाई तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अदरवाइज दिस थिंग वोंट बी गिविंग अस दैट क्लैरिटी ऑन दैट वेरी कॉन्सेप्ट, ये हमेशा याद होना चाहिए भाई। नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, OH, ठीक है ना, CH, ठीक है ना, और यहां पे हमारे पास क्या, CN ट्वाइस, ये मेंशन किया हुआ है। अब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन ड्रॉ किया, अब एक ऊपर OH है और फिर क्या 2 CN है, तो आपने CN मेंशन करा और यहाँ पे भी क्या किया, CN मेंशन करा, तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको रोक के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसी के बेस्ड पे। इसको देखना, थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना, ये ऐसा है बाबू, ये ऐसा है CN और ये ऐसा है CN, है ना, ध्यान से ये वाला स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन एंड एक्सप्लेन इट हियर, तो ध्यान से इसको ड्रॉ करना है, समझना है। नाउ नेक्स्ट केस, अगेन आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिया हुआ है और उसका ओपन फॉर्म लिखना है, कंडेंस्ड फॉर्म दिया हुआ है उसका ओपन फॉर्म लिखना है। इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसा 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 ये और इस करके, है ना भाई।
बाय द वे आप लोग ना एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन को करो, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आपको इट विल एक्सप्लेन यू समथिंग, तो ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, नहीं तो ना फिर बात बनेगी नहीं। तो अब ये स्ट्रक्चर है, इसका ओपन फॉर्म करते हैं। तो ओपन फॉर्म क्या होगा, अब इस यहां से शुरुआत करते हैं, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना भाई, हेक्सागोनल है ना, 1 2 3 4 5 6, हमने भी हेक्सागोनल बना 1 2 3 4 5 6, वी हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मेरे पास फिर क्या है, आगे की तरफ ये लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, तो इसका मतलब यहां पे भी एक कार्बन है और यहां पे भी एक कार्बन है, ऐसा करके। अच्छा अब देखो जो टर्मिनल पोजीशन है वो तो CH3 के लिए रिजर्व है भाई, ये सीट आरक्षित है, टर्मिनल पोजीशन पे CH3 रिजर्व है। और हमारे पास ये जो हमारे पास आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें कितनी करनी है 4, और अगर इस कार्बन को देखेंगे तो इस पे कितना है भाई 3 बॉन्डिंग हो गई, तो एक ही हाइड्रोजन हो पाएगा, तो यहां पे एक हाइड्रोजन, बाकी हर जगह 2 हाइड्रोजन लगेंगे, कार्बन की वैलेंसी हर जगह 2 हाइड्रोजन लगेंगे। आप देखो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, हर जगह 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो मॉलिक्यूल द ओपन स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। अब देखो इसको इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, तो वी हैव दीज अंडरस्टैंडिंग्स। अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये कहना क्या चाहता है कि एक पॉइंट छोड़ के ऐसे ड्रॉ किया हुआ है क्या, तो ये एक्चुअली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसको हमें इसको दिखना है थोड़ा। अब ये क्या है, तो अगर मेरे पास ऐसे 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 करके फिर एक लाइन ऐसे ऐसे और यहां पे OH ड्रॉ किया है, तो दिस रिप्रेजेंट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जी। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कार्बन यहां पे भी और कार्बन यहां पे भी, इस कार्बन के लिए C, और फिर ये जो कार्बन है ना, आप देखोगे यहां पे हमारे पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन, ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड और फिर कार्बन, और उसके साथ फिर क्या है हमारे पास बाइंडिंग चलती चली गई है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये तो फिर ये स्ट्रक्चर होगा, फिर हमारे पास CH2, फिर CH2, नीचे की तरफ कार्बन, ये हो गया OH, और फिर CH3, ये H। तो ये इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होगा जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई कि कंडेंस्ड फॉर्म कैसे बनाना है और ओपन फॉर्म कैसे बनाना है, जिगजैग वे मेथड में कैसे बनाना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट जरूर करना, क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लगा लोगे ना, तो इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट होएगी आपकी, और इसका यूज हम करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नेचर में जितने भी स्पीसीज है ना वो 3D फॉर्म में है। अब हमें रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए कि भाई ये स्पीसीज आगे से रिएक्शन कर रहा है, पीछे से किस डायरेक्शन में, किस एक्सियल बॉन्डिंग है, इक्वेटोरियल बॉन्डिंग है, क्या है कैसे, उसको समझने के लिए हम 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का। तो जब भी 3D रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना मॉलिक्यूल का, तो अगर हमारे पास कोई भी चीज ऐसे 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 वो होगी हाइड्रोजन, और ये होगा हाइड्रोजन और ये, तो अब ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों हाइड्रोजन ये इसी प्लेन पे है, लेट्स सपोज कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन लेट्स सपोज कि इसी प्लेन पे, 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 लेकिन एक हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है आपकी तरफ है, और एक जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर है, मतलब बोर्ड की तरफ है। तो ये कंप्लीट 3D रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या है कि पेन और पेपर से कॉपी पे वी कैन वेरी मच इजीली डिनोट दिस 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में बदलने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, उसको वेज एंड डैश, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जो डैश वेज है ना, ये हमेशा अवे होता है। जब भी हम बात करेंगे अवे, AWAY, अवे, अवे का मतलब क्या है, अवे का मतलब क्या है कि ये प्लेन के अंदर है। ये क्या है, प्लेन के अंदर है, ये क्या है, प्लेन के अंदर है। और ये हमारे पास अगर हम इसकी बात करेंगे इसकी, तो ये क्या है, टूवर्ड्स, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स द व्यूअर। तो याद रखना जब भी हमारे पास कोई भी वेज एंड डैश मेथड आए, वेज एंड डैश मेथड आए, इसका आप एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो। वेज एंड डैश मेथड आए, वेज एंड डैश मेथड आए, तो वो 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन है इस मॉलिक्यूल का, हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ ये इसका फर्स्ट पार्ट की एंडिंग है, एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड सपोर्ट।
वन थिंग विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर इज़ दैट कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री या किसी भी तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ सीरियसनेस होती है जो हमें मेंटेन भी करनी चाहिए, और उसको हमेशा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ना अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए जो पहली चीज़ है ना, उसके एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो सॉल्व क्वेश्चन हो, चाहे वो बैक साइड के क्वेश्चंस हो, इन टॉपिक्स को ग्रेजुअली ख़त्म करने के बाद उन क्वेश्चंस को ख़त्म करना, ये आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कहीं से कोई भी पैकेज कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करिएगा। दिस इज़ माय हम्बल सबमिशन, और जो भी थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस है उससे यही लगता है कि एनसीईआरटी आपके बेस को अच्छा और स्ट्रांग बनाती है और आपको एबल करती है कमिंग प्रॉब्लम्स और टफ प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको रिस्पॉन्सिबली सॉल्व कर सकते हैं। आप कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के ये नहीं कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल नहीं आता। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड आई सपोर्ट सीरियस एजुकेशन, एंड एट द सेम टाइम आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि जब भी आप देखें तो सीरियस होकर देखें और इसको ख़त्म करके, एंड एट द सेम टाइम इसके नोट्स और जो भी चीज़ है टू ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।